तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, साइंस क्लास 10th का ये पहला टॉपिक है। आज से स्टार्टिंग से साइंस स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे जो इसमें लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप अथवा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर पहला हेडिंग ही है रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, जो अभिकारक हैं और जो ये उत्पाद बने हैं, इनको रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार पुनः देखेंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके तत्वों के प्रतीकों में या रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके उनको व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई गई है, जिससे ZnSO4 बना है और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई है। तो ये इसको तत्वों के प्रतीकों के रूप में, रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण हो जाती है। आगे देखते हैं अभिकारक किसको कहते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे एरो के इस साइड के यानी बाईं ओर के जो चीज़ें हैं, ये हैं आपकी अभिकारक, और जो ये हैं दाईं ओर के, ये उत्पाद होते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो एरो के दाईं ओर हैं, उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं, जो बनते हैं। अब देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों, जैसे लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Fe के 3 हैं, यहाँ पर भी Fe के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 हैं, और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ये संतुलित है, ये भी संतुलित है। 2H2 + O2 एरो 2H2O। यहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रियाएं। इसी को हम लोग संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी है हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिनको हम लोग ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऊष्मा शोषी इंडोथर्मिक रिएक्शन, और विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला नंबर है संयोजन अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं, उसे एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन यानी कार्बन को जलाओगे, कोयले को जलाओगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, तो C+O2 बनेगा CO2। इसी तरह से जल का निर्माण 2H2 + O2, तो यह बनेगा 2H2 यानी जल बनेगा। फिर गंधक का दहन यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो यह बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण तो CaO + H2O, तो यह बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुना बुझा हुआ चूना को पानी में जब डालते हैं तो बुझा हुआ चूना तैयार होता है, इसी की हम पुताई करते हैं साथियों। अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब कोई एक पदार्थ जब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया, जैसे 2FeSO4, तो यह बन गया Fe2O3 + SO2 + SO3।
इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, चाक का यही सूत्र है। और इसका जब वियोजन होता है, टूटता है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। 2AgBr एरो 2Ag सिल्वर अलग हो गया, चांदी अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किसका? AgBr का। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं, वह अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करोगे, मीथेन जलाओगे तो ऊर्जा तो मिलेगी ही, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल भी बनेगा, साथ में ऊर्जा भी मिलेगी। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जब पाचन की क्रिया होती है तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है तथा ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस क्रिया का नाम श्वसन है। उस श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें ऊर्जा भी बनती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है, शरीर भी गर्म हो जाता है। तो इसको हम लोग श्वसन को ऊष्मा क्षेपी क्रिया कह सकते हैं। क्योंकि आलू ये तमाम भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, साथ में ऊर्जा भी यहाँ पर देता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना ऊष्मा क्षेपी क्रिया का उदाहरण। उसमें से भी जो है गरम गरम वायु निकलती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा को अवशोषण होता है, यानी उस रासायनिक अपक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर H2 + I2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ऊर्जा जब दे दोगे तो ये बनेगा 2Hi हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार N2 + O2 ऊर्जा दे दोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी। अब देखेंगे विस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा तो ये बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देगा। यानी कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और उसके जगह पर स्वयं स्थान ले लेता है। जैसे लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डालते हैं तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और बन जाता है आयरन सल्फेट। अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी Na2SO4 और BaCl2। तो ये देखो ये टूटेगा तो Na और Cl मिलके NaCl बना देंगे, 2NaCl, और SO4 BaSO4 अलग हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट भाग लेंगे। उपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन अपक्रिया का मतलब है ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान उसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो। तो यहाँ पर क्या है? 2Mg यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो 2MgO बन गया, तो ये हो गई ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया। 2Cu + O2 2CuO, ये भी हो गई ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे अपचयन अपक्रिया। उल्टा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CuO + H2, तो ये बनेगा Cu + H2O, तो ये हो गई आपकी अपचयन अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में भी यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन छिन गई है तो यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हो गया, कॉपर बना तो ये अपचयन अपक्रिया हो गई। यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई है तो ये अपचयन अपक्रिया हो गई। तो उपचयन अपचयन एक में ही हो रही, इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना या जंग लगना। इसको हम लोग दूर कर सकते हैं ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर,
टेनीकृत करके इस तरीके से। विकृत गंधिता, तेल वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो तेल से या वसा से बने होते हैं, इनको जो हम लंबे समय तक वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, अर्थात ये खाने के योग्य नहीं रह जाते। इनमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन गैस भर करके इसको रोका जा सकता है। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उपचयित होने से उनको बचाया जाता है। अब भाई ये आ गया आपका दूसरा लेसन यहाँ से। तो एक वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, दूसरे वीडियो में हम ये अम्ल क्षार और लवण वाला पाठ पढ़ेंगे। तो एक पाठ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।